मोदी जी और अमित शाह जी को सबसे ज्यादा डर लगता है ये ईवीएम से। ईवीएम की मतपत्र की बात मत करो, पेपर बैलेट की, बाकी दुनिया में कुछ करो। ये वोटों की चोरी से ये ईवीएम के प्रधानमंत्री हैं और हमारे प्रदेश के और उत्तर और बीजेपी के सारे चीफ मिनिस्टर ईवीएम के सीएम हैं। एक तरफ ईवीएम के पीएम और एक तरफ ईवीएम के सीएम। जनता के कोई नहीं है, ना पीएम ना सीएम। मोदी जी और अमित शाह जी को सबसे ज्यादा डर लगता है ये ईवीएम से। ईवीएम की मतपत्र की बात मत करो, पेपर बैलेट की, बाकी दुनिया में कुछ करो। वो आंदोलन अगर कामयाब हो जाता और पॉलिटिकल पार्टीज जो बड़ी बड़ी हैं उनके अंदर जो स्लीपर सेल्स है उसमें भीतरघात नहीं करते तो राहुल जी को अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आवश्यकता नहीं होती। मोदी जी प्रधानमंत्री होते ही नहीं, आरएसएस और बीजेपी सरकार में ही नहीं होती, ना वहां, और अगर उससे पहले हमारी बात मान लेते तो ना इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भी नहीं होती। ये वोटों की चोरी से हम बार बार बोलते थे ना, तब से बोल रहे थे, तब तो ये आंदोलन बहुत बड़ा हो गया था। ये दुर्भाग्य है देश के लिए भी कि पॉलिटिकल पार्टीज ने हमारी तब नहीं सुनी। शायद अब सुनने का वक्त आ गया हर चीज का। हमारे यहां तो माना जाता है ना कि ऊपर वाले ने सब चीजों का टाइम तय कर रखा है। तो ये ईवीएम के प्रधानमंत्री हैं और हमारे प्रदेश के और उत्तर और बीजेपी के सारे चीफ मिनिस्टर ईवीएम के सीएम हैं। एक तरफ ईवीएम के पीएम और एक तरफ ईवीएम के सीएम। जनता के कोई नहीं है, ना पीएम ना सीएम। तो ये आंदोलन अब दोबारा जोर पकड़ रहा है। मेरे ख्याल से आप लोगों की, इस देश की जनता की जिम्मेदारी है, क्योंकि राहुल जी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि जी इलेक्शन हार जाते हैं इसलिए ये कहते हैं। मेरा कहना है बिल्कुल गलत बात है ये। राहुल जी तो खुद बोल रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हमारे लोग तो बोलते हुए भी झिझकते थे। मैं यानी कि राहुल जी कम झिझकते थे, लेकिन बाकी सब तो बड़े झिझक के बोलते। तो झिझकने का वक्त खत्म हो गया। राहुल जी का ये काम नहीं है, ये हमारी डिमांड है, ये जनता की डिमांड है। हमें ईवीएम नहीं, मतपत्र चाहिए। और जो व्यक्ति मतपत्र की बात नहीं करता वो बेईमान है, हमारा ये कहना है, और जो नहीं करता वो बेईमान ही है। और मुझे खुशी है हमारे उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात कही। मैं किसी की झूठी तारीफ नहीं करता। उन्होंने कही बात ये, हालांकि हम उनसे भी थोड़े नाराज जरूर हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने इस बार जब वो पार्लियामेंट में गए, पहले ही भाषण में अपने उन्होंने एक बात कही थी कि हम समाजवादी पार्टी 80 की 80 सीटें जीत जाए तब भी हम मतपत्र से चुनाव चाहते हैं। यह बात है। जो मतपत्र से चुनाव नहीं चाहेगा वो बेईमान है, चोर है, सीधी बात है ये। वो जनता के वोट नहीं मिलते उसे। और अगर अखिलेश जी की बात वो मान ली जाए तो मेरे ख्याल से जो भी गठबंधन चुनाव लड़ेगा उसको 80 ही सीट आएंगी, फिर 79 नहीं आएंगी अगर मतपत्र से चुनाव हुए तो। ये बात मैं बता रहा हूं क्योंकि हमने इस पर रिसर्च की है। 79 नहीं आएंगी, 80 ही आएंगी गठबंधन की। यह है सच्चाई। तो क्या ये दो आंदोलन है? मेरे ख्याल से जो रथ भी मुकेश जी निकालेंगे उसमें भी एक पहली डिमांड हमने तो यही कह रखा है, हमारी पहली डिमांड ही हर जगह मतपत्र वापस लाने की है। चाहे कोई भी आंदोलन हो उसमें सबसे पहली डिमांड ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा रास्ता है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें एक मत का अधिकार दिया था, उसको अगर हम वापस पूरी शक्ति से प्राप्त कर लेंगे तो हर सरकार, हर पॉलिटिकल पार्टी जनता के गुस्से से डरेगी। और वही तरीका है असली न्याय पाने का। अगर संविधान के अनुरूप कार्य शुरू हो जाए तो फिर किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं है। और ये एक ऐसा मुद्दा है, अगर हमने इस पे अमल करना शुरू कर दिया तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। एग्जाम्पल मैं देता हूं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, और ऐसे एग्जाम्पल आप लोगों को 50 नहीं सैकड़ों मिल जाएंगे। और आप लोग सब अपने दिल पे हाथ रख के सोच लेना मैं क्या बोल रहा हूं और क्या वो सच्चाई के आसपास है या सच्चाई से दूर है। और वही एक एग्जाम्पल पूनम देवी का भी था। क्या था वो? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने समय के सबसे बड़े बुद्धिजीवी, सबसे बड़े क्रांतिकारी, सबसे समझदार, सबसे बहादुर व्यक्ति थे। इसमें किसी को कोई भी शक और शुबे की गुंजाइश नहीं। और इसीलिए दिखाने के लिए तो बहुत लोग बोलते हैं कि अंग्रेजों का समर्थन बाबा साहब को था। अगर उस समय अंग्रेजों का तो छोड़ दीजिए आप, अगर बाबा साहब जिस समाज के लिए सबसे आगे रह के लड़ रहे थे, हालांकि वो सभी समाजों की लड़ाई लड़ रहे थे, सब कमजोर वर्गों की लड़ाई लड़ रहे थे, और ये बात उनके डॉक्यूमेंट जो उनकी विरासत है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, सबसे बड़ी भारत का संविधान, ये बात कि वो हर एक कमजोर वर्ग के लिए, हर एक कमजोर व्यक्ति के लिए, हर एक, चाहे वो किसी भी समाज के हिस्से से आता हो, वो उसके बारे में सोचते थे। और उसके बारे में ना सिर्फ सोचते थे बल्कि उसके लिए उन्होंने प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी दिया, रास्ता दिया। ये उनकी विरासत
हमारे देश के संविधान में साफ है। मगर मैं अपने तथ्य पे वापस आता हूं। अगर उनके समाज के लोगों ने, जिस समाज के लिए वो सबसे ज्यादा लड़ाई शायद इसलिए लड़ रहे थे कि उनको उस समय भी और आज भी देश में सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है, सबसे ज्यादा प्रताड़ना उनकी हो रही थी, अनटचेबल्स, अगर सिर्फ और सिर्फ अनटचेबल्स ही जिनको बाबा साहब उस समय कहते थे, डिप्रेस्ड क्लासेस कहते थे, वो ही इनका साथ खुल के दे देते, सिर्फ वो ही उनका साथ खुल के और एक तरफा दे देते, तो ना इस देश का विभाजन होता, ये देश सच में विश्व गुरु होता आज, क्योंकि ना तो विभाजन होता और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस देश के पहले प्रधानमंत्री होते। लेकिन अफसोस, जिन लोगों ने बाबा साहब, जिन लोगों के लिए जिन्हें वो डिप्रेस्ड क्लास कहते थे, जान हथेली पे लेके सबसे लड़ाई झगड़ा, सबसे अक्रॉस द बोर्ड अगर मैं कहूं तो बाहर के लोगों से भी और अंदर के लोगों से भी सबसे लड़ाई झगड़ा हुआ। बाबा साहब को खुद अंडे और टमाटर उनके अपने लोगों ने मारे, जब वो आज जहां वो मंदिर है ना, मंदिर मार्ग पे दिल्ली में वाल्मीकि मंदिर, बाबा साहब को खुद अपने लोगों ने, क्योंकि गांधी जी वहां बैठे हुए थे, अपने लोगों ने बेइज्जत किया। तो मैं आपको इसीलिए मुख्य बात बता रहा हूं, बाबा साहब तो खैर बहुत बड़े व्यक्ति थे, उनके बारे में तो जितना बोला जाए कम है। उसका एक छोटा सा एग्जांपल फूलन देवी, क्योंकि बाबा साहब ने एक रास्ता दिया संविधान का। आज पूरी ताकत से मनुवादी मानसिकता के लोग इसी चीज पे लगे हुए हैं ना, किसी तरह से इस संविधान को डाइल्यूट कर दो। अभी खत्म नहीं करें, खत्म करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन इसको, इसकी धार को पैना कर दो। दिन रात दिखाने के लिए संविधान, वोट लेने के लिए संविधान, माथा टेकने के लिए संविधान, अमल करने के लिए संविधान का दूर से दूर तक रिश्ता नाता ही नहीं रखना, संविधान को बिल्कुल ही आसपास भी नहीं आने देना, अमल करने के लिए। अगर फूलन देवी साहिबा के पास वो बाबा साहब के संविधान का कोई भी समाधान दूर से दूर तक भी होता, तो क्या वो करने की नौबत आती जो उन्होंने किया। और इस बात में मुझे कहने में कोई शर्म और लिहाज नहीं है, जब किसी भी इज्जतदार इंसान को, महिला को धक्का दे दे के आप दीवार तक ले जाओगे तो वो वापस पलट के अटैक करेगा। और अगर वो अटैक करेगा और उसने अपना सही रूप दिखाया तो फिर सामने कोई ठहर नहीं पाता। यही फूलन देवी साहब के साहिबा के साथ हुआ। चलिए, हो गया। उसके बाद क्या समाज ने उन्हें वो इज्जत, ये सब हम सबके ऊपर आती है बात, क्या वो इज्जत दी उनको जिसकी वो हकदार थी? कौन करेगा इतनी बहादुरी? कौन करेगा इतनी दबाए जाने के बाद जहां सांस लेने की जगह ना हो वहां झंडा गाड़ने की बात कौन करेगा? कौन करेगा? कौन महिला हिम्मत करेगी? उन्होंने की, लेकिन समाज के लोगों ने क्या उनका उतना साथ दिया? क्या उनको उनकी जगह, उनकी लीडरशिप की जगह दी? बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, नहीं दी। चोरी करना बंद करो, यह है बुनियादी बात। आज भी यहां मुकेश जी बैठे हैं, थोड़ा शायद इनको भी बुरी लगेगी बात, लेकिन कहनी बहुत आवश्यक है। क्या इनको अपनी सीट जीतने के लिए, या लोकसभा की सीट भी जीतने के लिए, या आसपास के क्षेत्रों की सीटें जितवाने के लिए और इलेक्शन कमीशन इनसे नहीं मिलना चाहिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ पलट के देखना पड़ना चाहिए? यही महत्वपूर्ण बात है। या बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को, जब तक कि हमारी असली पार्टी, जो असली बहुजन समाज की पार्टी होगी, जब SC ST OBC और मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, तब तक जब पार्टी नहीं बन रही, क्या सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मेरठ में कोई भी डिसीजन लेने से पहले मुकेश जी के पास आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? ये मुझे आप बता दो। आते हैं, हमारे लोग मजबूर करते हैं हमारे एक से एक बड़े बड़े हीरे को कि जाओ तुम टिकट ले आओ। होता है ना यही, जैसे ही वो टिकट ले आया, कोई भी हो, मुकेश जी तो खैर टिकट से भी लड़े हैं, बगैर टिकट के भी लड़े हैं, लेकिन अगर कोई घटिया से घटिया व्यक्ति भी, माफी के साथ कह रहा हूं ये बात, लेकिन ये होता है, कोई बुरे से बुरा व्यक्ति, घटिया से घटिया व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी बड़ी का टिकट ले आता है तो हम उसे सर पे बिठाते हैं, और जो इंसान हमारे लिए जान दे रहा है उसको हम नीची नजर से देखते हैं। अगर वो दोनों लोग एक साथ खड़े होंगे तो हमारी, अगर 100 लोग होंगे तो उसमें से 90 लोग
उस घटिया आदमी जो किसी पॉलिटिकल पार्टी का एक टिकट लेके आ जाएगा उसके साथ जाके खड़े होंगे या नहीं होंगे? एक महफिल में आप मुझे बता दो, दिल पे हाथ रख के। ऑर्गेनाइज्ड वे में डकैती करें, इसका प्रूफ हम लोग दे रहे हैं। ये है बुनियाद, ना दे रहे, इस सारे कोई नहीं मान रहा। जड़ और बुनियाद ये है। हम अपने अच्छे अच्छे हीरो को लात मार के पत्थर की तरह, कोयले की तरह बना देते हैं और इसी वजह से ताकत आती है पॉलिटिकल पार्टीज की कि वो किसी के भी सर पे ताज रखे और उसको कहें ये तुम्हारा नेता है, और फिर हम उसके सामने सर झुकाते हैं। कोई कार चोर है, कोई गहना चोर है, और इससे सिर्फ हम लोग तो खैर बहादुर लोग हैं, झेल ही रहे हैं, हमें क्या फर्क पड़ रहा है हमारे समाजों को। इससे बुरा बुरा टाइम देख लिया और भी बुरा देखने की ताकत रखते हैं, कोई उखाड़ नहीं पाएगा कमजोर लोगों का कुछ भी। और जब हम अपनी पे आएंगे तो वो फोटो देख लो आप। हम तो बाबा साहब की इज्जत करते हैं ना, दूसरी फोटो भी है वहां पे, इसीलिए संविधान से चलते हैं। कोई मजबूरी नहीं है हमारी संविधान से चलने की। हमारे सबसे बड़े नेता ने पिछली एक सदी की संविधान दिया था, इसलिए संविधान पे चलते हैं, वरना दूसरी फोटो आप सब देख लो खुद। मैं ये आपको नहीं, मनुवादियों को बता रहा हूं। हमारे आदमी का संविधान है, इसलिए सब जुल्म सह के भी हम कहते हैं नहीं संविधान से चलेंगे। औकात नहीं है किसी की हमारे सामने खड़े होने की। और इलेक्शन कमीशन इनसे नहीं मिलना। अगर हम संविधान भूल जाएं तो ये तय बात है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन हम नहीं भूल सकते क्योंकि हमारा वादा है बाबा साहब से। अच्छा, ये जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनका अपना क्या असर हो रहा है? किस वजह से हो रहा है? क्योंकि गधे बेकार आदमी के सर पे ताज रखा और वो एमपी एमएलए बन के आ गया, ना उसको समस्या का पता है, ना समाधान का पता है, ना लोगों से टच है, और ना वो रीढ़ की हड्डी है। तो नुकसान किसका हो रहा है अल्टीमेटली? ये जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है, नुकसान उनका भी हो रहा है। बहुत ध्यान से सुनने की बात है, इतनी सी बात है, अगर आप लोग इस पे अमल करना शुरू कर दो तो ज्यादातर समाधान हो जाएंगे। ये आरएसएस और बीजेपी का जो जिन हमारे सबके सर पे आके बैठ गया है आज, ये भी कमजोर पड़ जाएगा और अच्छी लीडरशिप आएगी तो हमारे समाज, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हो, आरएसएस और बीजेपी को छोड़ के, तो हमारे समाज भी मजबूत बन जाएंगे, ऐसा मेरा मानना। चुनाव आयोग का नाम बदलकर भारतीय चुनाव, इसमें ज्यादा मेहनत तो नहीं है ना। अपने बड़े लोगों की, अपने बहादुर लोगों की, अपने जुझारू लोगों की इज्जत करो आप। बोलो पॉलिटिकल पार्टीज को कि ये हमारा जुझारू आदमी है, हम इसे पसंद करते हैं, हम चाहते हैं कि आप इसे टिकट दो, इसकी इज्जत करो। उनको मानना पड़ेगा, ये ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दे रहा हूं मैं आपको। देखिए इस देश में, और मैं आरएसएस और बीजेपी को ज्वाइन करने के लिए किसी भी हालत में या किसी भी तरह से समर्थन देने के लिए क्यों मना करता हूं? मैं नहीं कर रहा हूं, बाबा साहब मना करके गए, तो बाबा साहब की बात तो माननी पड़ेगी ना। वो बोल के गए कि आरएसएस और आरएसएस से संबंधित किसी संस्था से कोई संबंध नहीं रखा है, रखना ही नहीं है, इसलिए बोलते हैं हम ये बात। तो अब इस पे दिमाग लगाने की काम नहीं बचा है, बाबा साहब मना कर गए, हमें इस पे दिमाग ही नहीं लगाना। हालांकि अगर लॉजिक देना चाहें तो मैं अभी 2 घंटे तक इस बात के लॉजिक दे सकता हूं, लेकिन जरूरत क्या है? बाबा साहब बोल गए ना, हमसे ज्यादा दिमाग रखते थे वो, जब मना कर गए आरएसएस और इससे संबंधित किसी भी संगठन से कोई संबंध नहीं रखना, बाकी कुछ भी करो, तो वो तो मानना पड़ेगा ना, क्योंकि एससी एसटी समाज इस देश का सबसे ज्यादा जरूरतमंद समाज है आज भी, आज भी। और उसके लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से निकला हुआ एक स्कीम है जिसे एससी एसटी सब प्लान कहा जाता है। एससी एसटी सब प्लान ये है 1980 के दशक से, जिस प्रदेश में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स समाज की जितनी संख्या होगी, जितनी परसेंटेज में संख्या होगी, हर बजट में, केंद्र के या प्रदेश के बजट में उतनी उनकी हिस्सेदारी रिजर्व होगी, सेफ रहेगी। वो सिर्फ और सिर्फ एससी और एसटी की जो उनके जाति फायदे की चीजें होंगी उसके लिए खर्च हो सकती है। जैसे उत्तर प्रदेश में 21% हैं, 21% बजट का हिस्सा हर साल 1980 के दशक से बता रहा हूं मैं आपको, 1980 के दशक से आज तक वो बजट का हिस्सा शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ज्यादा शेड्यूल ट्राइब नहीं है, 21% रिजर्व था। उसमें एक खासियत है, सड़क बनाने के लिए खर्च नहीं हो सकता, वो स्कूल कॉलेज बिल्डिंग और ये फ्लाईओवर बनाने के लिए खर्च नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की भलाई के लिए ही खर्च हो सकता है। और अगर वो उस चीज पे खर्च नहीं हुआ तो वो बचा के रखा जाएगा, सुरक्षित रखा जाएगा, और सुरक्षित रखा जाएगा। और आज तक उत्तर प्रदेश की मैं बात बता रहा हूं, यही हमारा मुआहदा हुआ था मुकेश जी से भी, आज तक वो बचा हुआ है पैसा,
खर्च नहीं हुआ है बिल्कुल भी, ये बात की गारंटी मैं दे सकता हूं। 2 राज्यों के लिए हमने इसके लिए PIL भी डाल रखी है, उसमें से निकल के साफ चीज आ रही है कि 95% तक पैसा 80 के दशक तक आज से खत्म, खर्च नहीं हुआ है। तो हमारा ये कहना है उसमें, ये हमारा मुकेश जी से मुआहिदा हुआ कि ये पैसा अगर सरकारें खर्च करने के लिए काबिल नहीं है, ये कर ही नहीं सकते, और ये एस्टैब्लिश हो गया है 1980 के दशक से। तो भाई एक काम करो, ये सारा पैसा जितना भी है उसको पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइड करो, भाग करो, और कैश बैंक अकाउंट में डाल दो। हर एक परिवार के मुखिया के बैंक अकाउंट में सीधा पैसा डाल दो। अब आपको मैं यह बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के लिए और बाकी प्रदेशों के लिए हमने बहुत डिटेल में इसमें रिसर्च की है, तो आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि यह आपके हक का पैसा उत्तर प्रदेश के हर एक परिवार के लिए जो बचा हुआ आपका अपना पैसा है, बाबा साहब का दिया हुआ पैसा है, कितना होगा वो? आज मिला के वो 1 करोड़ होगा एक परिवार के लिए। कितना? 1 करोड़। क्या इसके लिए आप संघर्ष करने को तैयार हो? करोड़पति बनने के लिए सबसे आसान, सीधा, सुरक्षित, संवैधानिक रास्ता बता रहा हूं मैं आपको। 1-1 करोड़ रुपए एक परिवार के पास। और हमारी बहन जो है थोड़ा शायद इस पे हंस रही हैं, मैं कोई भी बात बिल्कुल सच्ची तथ्यों के आधार पे करता हूं, रिकॉर्ड के आधार पे। ये 15 लाख वाला बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये रिकॉर्ड में आपका पैसा है, चुरा रखा है सरकारों ने।